Okay, good morning everyone. I've started the recording. हाँ ना बोलो. नहीं सर, मैं लेक्चर के एंड में पूछता हूँ सर. चलो ठीक है. फाइन. ये कोई अजितेश करके लड़का, आई थिंक ये स्पैमर है, आई गेस. हाँ, रेज हैंड करो. कौन करेगा मेरे साथ डिस्कस? हेलो सर. हाँ ध्रुव. यस सर. अभी तक जो मैंने पढ़ाया वहां तक क्लियर है? कोई टॉपिक वाइज डाउट है बच्चे? सर नहीं सर. हाँ, तो नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कोलिजन. ठीक है, मैं बुकलेट से ही हाँ, पढ़ा रहा हूँ. रात को मैं आज है ना लिखकर आपको प्रॉपर नोट्स भेज दूंगा पूरे कोलिजन के. तो 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा विद क्वेश्चंस, और उसके बाद एक लेक्चर मैं लूंगा वेरिएबल मास पे. तो इस वीक में मोस्टली हो जाना चाहिए. ठीक है, तो कोलिजन में कुछ कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है बच्चे. एक रफ फॉर्म सी पेन भी था. हाँ ध्रुव. यार ध्रुव, आपके पीछे से काफी डिस्टरबेंस आ रहा है. हाँ नहीं, आ अभी रहा ठीक है. अब नहीं आ रहा. देखो, ये 2 पार्टिकल्स हैं. ये V1 से चल रहा है, ये V2 से जा रहा है, या U1 से चल रहा है रादर, और ये U2 से जा रहा है अलोंग सेम लाइन. और U1 Yes. ग्रेटर देन U2 है. तो कुछ देर के बाद ये कोलाइड करेंगे. हाँ सर. ठीक है, और उसके बाद कहीं पर मूव करेंगे. मान लो ये V1 से जाएगा और ये V2 से जाएगा. ठीक है, यस सर. दोनों सेम लाइन पे जा रहे थे. तो दोनों सेम लाइन पे जा रहे थे, तो इस तरह के कोलिजन को पहली चीज हम कहते हैं हेड ऑन कोलिजन. क्या ये बात समझ में आई? क्या सर? सर आपका आवाज क्रैक हो गया. सेम लाइन में अगर मूव कर रहे हो तो उस तरह के कोलिजन को कहते हैं हेड ऑन कोलिजन. क्या ये बात समझ में आई? यस और नो? कोई मेरी आवाज आ रही है बच्चों? कोई और बच्चा माइक रेज हैंड कर ले. आई थिंक ध्रुव क्या नेटवर्क का कुछ इश्यू है. Am I audible to you? Yes, so you're audible. Sir? मैं रिकनेक्ट कर रहा हूँ दीप्ति. जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स. Yes, sir.
हाँ आदित्य, आवाज आ रही होगी बच्चे अब? Yes, sir. एक बार ये स्क्रीन शेयर हट जाए फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। बच्चे ये दो ऑब्जेक्ट्स थे, अगर ये सेम लाइन में जा रहे थे तो इस तरह के कोलिजन को हम क्या कहते हैं? हेड ऑन कोलिजन। ठीक है, Yes, sir. अब इसमें कुछ टर्म्स हैं जो हमें समझना इंपॉर्टेंट है। टर्म आता है लाइन ऑफ इम्पैक्ट, तो जब सेम लाइन में जा रहे हैं तो किस लाइन में इम्पैक्ट होगा, जिस लाइन में मोशन हो रहा है उसी में होगा, Yes, sir. है ना? LOI। इन केस ऑफ हेड ऑन कोलिजन, line of impact is along line of motion। क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. तो अगर हम यहाँ पे लाइन ऑफ मोशन देखें तो अगर मैं ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये हमारा लाइन ऑफ इम्पैक्ट हो गया। Yes. अब ये जब पार्टिकल्स कोलाइड करेंगे, अगर साइज वगैरह सेम था तो क्या मैं इसी लाइन को कॉमन नॉर्मल कह सकता हूं? नॉर्मल का क्या मीनिंग होता है बच्चे? परपेंडिकुलर, Yes, sir. है ना? तो कॉमन नॉर्मल के अगर साइज सेम होगा तो दोनों के सेंटर से पास हो रहा होगा। तो हम Yes. पढ़कर आए इतना कि अगर दोनों के सेंटर से पास हो रहा है तो रेडियस इज परपेंडिकुलर, Yes, करेक्ट? sir. तो ये कॉमन नॉर्मल हो गया, CN। जो कॉमन टर्म्स हमारे काम आते हैं वो मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। वन इज लाइन ऑफ इम्पैक्ट, अदर इज कॉमन नॉर्मल। इसके अलावा एक टर्म होता है दैट इज कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट क्या होता है? लाइन परपेंडिकुलर टू कॉमन नॉर्मल। क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. अब मुझे बताओ, जब कोलाइड कर रहे होंगे ड्यूरिंग कोलिजन, फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगा? Sir, ड्यूरिंग कोलिजन फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगा? like first object पे right towards लगेगा and then या दूसरे कौन पे सा left. फोर्स लगेगा पहले तो ये बता दो। Force normal reaction. वेरी गुड। तो ड्यूरिंग कोलिजन एक ही फोर्स लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। Yes, sir. इस पे लगेगा पीछे नॉर्मल रिएक्शन, इस पे Yes. लगेगा आगे नॉर्मल रिएक्शन, करेक्ट? Yes, sir. कौन से डायरेक्शन में लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन? कॉमन नॉर्मल के, कॉमन टेंजेंट के, कौन से डायरेक्शन में लग रहा है? Common normal. कॉमन नॉर्मल में। तो अगर कॉमन नॉर्मल में लग रहा है तो सिस्टम पे अगर मैं देखूंगा तो सिस्टम पे तो एफ एक्सटर्नल 0 है, Yes, sir. क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन बिकम्स इंटरनल फोर्स। Yes. तो अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है, अज्यूमिंग एवरीथिंग टू बी स्मूथ, है ना, तो हमारा अगर सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता तो क्या मैं सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूँ? Yes, sir. तो इसीलिए आज तक जितने भी कई बार क्वेश्चंस आए कोलिजन के, तो मैंने क्या कहा, मोमेंटम तो आप कंजर्व करा दो सिस्टम का। क्यों? Yes. मोमेंटम कंजर्व कराने से क्या होता है?
मोमेंटम कंजर्व इसलिए कराया जा सकता है क्योंकि हमारा एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? कोलिजन के टाइम पर जो फोर्स लगता है दैट फोर्स इज नॉर्मल एंड दैट नॉर्मल इज एन इंटरनल फोर्स फॉर द सिस्टम। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। तो सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं होगा, बट क्या पार्टिकल का चेंज होगा? यस सर, क्यों होगा? बिकॉज कोलिजन के बाद मींस डिफरेंट वेलोसिटीज के साथ जा सकते हैं ना। क्यों क्यों? तो मोमेंटम की वजह से ही, बिकॉज अरे मोमेंटम चेंज होगा मोमेंटम की वजह से ही। बोलो। पॉइंट नंबर 1, नॉर्मल रिएक्शन जो मैंने अभी तक आपको बताया। सोचो, आप सोचो, मैं तो आपको जो पढ़ा है बस वो लिखते जा रहा हूँ। ओके। कुछ समझ में आया दीप्ति? नहीं सर, सोच रही थी। सोचो। हाँ दीप्ति, आया कुछ समझ में? सिस्टम के लिए नॉर्मल रिएक्शन क्या है? 0। क्या हो गया बच्चे? नॉर्मल रिएक्शन 0 थोड़ी हो सकता है, नॉर्मल रिएक्शन तो लगेगा ना। सिस्टम में तो मींस इंटरनल है ना। इंटरनल फोर्स है यस तो सर। कैंसिल आउट हो हाँ। जाएगा। यस सर। पार्टिकल के लिए इंटरनल फोर्स है क्या? नो। मोमेंटम ऑफ एनी पार्टिकल will not be constant, पहली चीज, यस सर। because of normal reaction n is an external force n क्या है? एक्सटर्नल फोर्स है यस सर। फॉर एनी पार्टिकल। एक्सटर्नल फोर्स क्यों है ये बता सकते हो? हम्म, सब भूल गए क्या दीप्ति? नॉर्मल रिएक्शन कौन लगाता है? इस पार्टिकल पे नॉर्मल रिएक्शन कौन लगाएगा? ये वाला पार्टिकल लगाएगा। यस सर। ऑन 1 ड्यू टू 2। और इस वाले पे कौन लगाता है? ये लगाएगा, यस सर। राइट? ऑन 2 ड्यू टू 1। तो नॉर्मल रिएक्शन 1 पे 2 लगा रहा है तो 2 इज नॉट पार्ट ऑफ 1, करेक्ट? यस। सिमिलरली 2 पे कौन लगा रहा है? 1 लगा रहा है, यस सर। राइट? तो 1 लगा रहा है तो 1 इज नॉट पार्ट ऑफ 2, राइट? ये चीज समझ में आई? तो नॉर्मल रिएक्शन इज एन एक्सटर्नल फोर्स, हेंस ड्यूरिंग collision there will be an impulse। impulse लगेगा क्या बच्चे? यस सर।
on each particle, right? Yes. Because of n. This impulse leads to change in momentum. क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. तो इम्पल्स क्या होगा? इम्पल्स होगा ड्यू टू n will be jn, that will be integration of n dt, that will be equal to delta p. समझ में आई क्या बात? Yes, sir. For 1 है ना, jn is towards left, which is integration of n dt towards left, that is equals to delta p 1 vector. For 2 jn is towards right, integration of n dt towards right, that is equals to delta p2. क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. ओके, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, ये तो हेड ऑन कोलिजन है, तो इसका तो ठीक है, एक सेकंड देना, ये तो हेड ऑन कोलिजन है तो इसका तो ठीक है, बट कॉमन टेंजेंट एक डायरेक्शन है, कॉमन टेंजेंट में कोई फोर्स लग रहा है क्या हमारा? No, sir. है ना, कॉमन टेंजेंट पे हमारा कोई फोर्स नहीं लग रहा. क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन तो परपेंडिकुलर मतलब अलोंग द लाइन ऑफ कांटेक्ट होता है, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे लगेगा नहीं. तो नॉर्मल Yes, यहाँ पे अगर मैं देखूं, क्या कहते हैं हमारे कॉमन टेंजेंट डायरेक्शन में, तो कॉमन टेंजेंट डायरेक्शन में हमारी मोमेंटम कंजर्व रहेगा, Yes, sir. सिस्टम का भी और पार्टिकल्स Particles. का भी, Yes, sir. क्योंकि कॉमन टेंजेंट डायरेक्शन में, और पहले भी क्योंकि हेड ऑन कोलिजन की बात कर रहा हूँ अभी, तो पहले भी कॉमन टेंजेंट डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं थी, तो बाद में भी नहीं रहेगी. समझ में आ रही है क्या बात? Yes, sir. ये मैंने यहाँ पे पार्टिकल्स के लिए लिखा है. किसी बच्चे को कहीं भी डाउट हो तो रेज हैंड कर देना. पॉइंट नंबर 4, along common tangent there is no force, कोई फोर्स नहीं लग रहा, करेक्ट? Yes, sir. Hence momentum of system is constant. In fact, momentum of 1 is constant and momentum of 2 is also constant. आई क्या बात समझ में? Yes, sir. हमारे ऊपर वाले केस में कोई कॉमन टेंजेंट डायरेक्शन में नहीं था, राइट? तो ये चीजें तो मैंने बिल्कुल बेसिक बताई, मैंने सिर्फ नाम बताया चीजों का कि यार ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट होता है, उसी में हमारा कॉमन नॉर्मल आ गया और ये कॉमन टेंजेंट होता है. तो मैंने कोलिजन के बारे में तो कोई बात ही नहीं करी. मैंने कहा कोलिजन होगा तो कोलाइड करेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन विल बी द फोर्स, जो हम पढ़ चुके हैं, और अगर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है तो उसके क्या क्या इम्पैक्ट है वो मैंने बता दिए. सिस्टम के लिए कोई इम्पैक्ट नहीं है क्योंकि इंटरनल फोर्स है, तो मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व रहेगा. बट पार्टिकल्स के लिए इम्पैक्ट है क्योंकि पार्टिकल्स के लिए इंडिविजुअल पार्टिकल के नॉर्मल रिएक्शन इज एन एक्सटर्नल फोर्स. अगर एक्सटर्नल फोर्स है तो इम्पल्स प्रोवाइड कराएगा, और इम्पल्स प्रोवाइड कराएगा तो मोमेंटम चेंज करेगा. ये मैंने बताया. और कॉमन टेंजेंट एक डायरेक्शन जो परपेंडिकुलर था, वहां पे मैंने क्या कहा, फोर्स लग ही नहीं रहा हमारे वाले केस में, तो सिस्टम का और पार्टिकल्स का दोनों का ही क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा. यहाँ तक क्लियर है दीप्ति? Yes, किसी sir. बच्चे को कोई डाउट? ओके.
तो अब मैं इन पॉइंट्स को एक एक करके एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ. ड्यूरिंग impact each colliding body experiences a strong force. Hence during impact each of the bodies changes its momentum, but as a whole the momentum of system does not change. क्यों चेंज नहीं हो रहा? क्योंकि जो कोलाइडिंग बॉडीज है उनके बीच में जो भी फोर्स लग रहा है दैट इज नॉर्मल रिएक्शन, एंड सिस्टम के लिए वो नॉर्मल रिएक्शन क्या बन गया? इंटरनल. समझ में आई बात? यस सर. है ना. प्रैक्टिकल केस में हम जो अभी पढ़ेंगे नहीं, प्रैक्टिकल अलग होता है, हम तो थ्योरेटिकल पढ़ेंगे. प्रैक्टिकल केस में है ना जो कोलिजन होता है दैट कैन बी फॉलोड बाय एमिशन ऑफ लाइट. आपने देखा होगा दो पत्थर को अगर अपन है ना बहुत जोर जोर से रगड़े, मतलब तो वहां पे क्या होता है? वो स्पार्क प्रोवाइड करा सकता है. यस सर. राइट. तो दैट इज कन्वर्जन ऑफ वन एनर्जी इनटू सेकंड एनर्जी. तो एमिशन ऑफ लाइट में जा सकता है. जब कोलाइड कराते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है. यस. राइट. और आप देखते हो कि अगर आप अपने हाथों को जोर से रगड़ो तो गर्म हो जाते हो, तो हीट प्रोड्यूस होता है. राइट. यस सर. तो इम्पैक्ट या कोलिजन कैन लीड टू व्हाट? एमिशन ऑफ लाइट, साउंड, हीट एक्सेट्रा. समझ में आ रही है बात? यस सर. अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसे केस में कोलिजन के बाद मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल. यस. तो अब एक एनर्जी अगर साउंड में कन्वर्ट हो गई तो साउंड में बाद में कन्वर्ट हो गई तो साउंड एनर्जी इज नॉट पार्ट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. यस सर. तो उस केस में एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी. कौन सी? मैकेनिकल एनर्जी. टोटल एनर्जी तो हमेशा ही कंजर्व रहता है, but that total Yes. energy does not mean mechanical energy. If that means mechanical energy, then mechanical energy might not remain constant. समझ में आ रही है बात? Yes sir. जो चीज लिखी है टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम रिमेन अनचेंज, वो तो ठीक है, वो तो सिस्टम तो मतलब मैंने पूरा अर्थ ही ले लिया. ओके. Yes. इन केस ऑफ कोलिजन सच एज कोलिजन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, ये तो आपने पढ़ा होगा आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर में या गैसियस स्टेट में रादर. Kinetic energy of system of colliding particle remains constant before and after. This type of collision is known as perfectly. ये तो छोड़ दो, ठीक है, अभी कोई काम का नहीं है. जो हमारा कोलिजन हो रहा है गैस के बीच में, गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में. एक सेकंड, एक बच्चे को डाउट है. यश बोलो. सर इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट हो सकता है ना? तो लाइक क्वार्ट्ज जब हिट होता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज व्हाट? आप इवेंचुअली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी कहते हो ना. ओह यस यस सर. ओके, है ना. थैंक यू सर. हाँ. तो दिट्टी थर्ड पॉइंट छोड़ दो. गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में वो तो ठीक है, हमने देखा हुआ है गैसियस स्टेट में. और आपका आई थिंक थर्मोडायनामिक्स भी हो गया, तो वहां पे भी पढ़ा होगा आपको केटीजी में सर ने. Yes sir. Next is, in some collision, kinetic energy of system changes. These type of collision cannot be called as perfectly elastic. देखो, ये मैं आगे पढ़ाऊंगा. तीन टाइप के कोलिजन हम पढ़ेंगे. परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, जिसके बारे में मैंने आइडिया दिया था एक बार. एक होता है इनइलास्टिक कोलिजन, जो रेगुलर कोलिजन होता है उसे इनइलास्टिक कहते हैं. और एक होता है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन. ठीक है. तीन टाइप के कोलिजन हम पढ़ेंगे. परफेक्टली इलास्टिक, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है ई की वैल्यू 1 होगी. इनइलास्टिक, इसकी प्रॉपर्टी होती है ई इज लेस देन 1 ग्रेटर देन 0. और होता है इसे परफेक्टली इलास्टिक या जनरल इलास्टिक भी कहते हैं केवल. एक होता है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन. इसका मतलब होता है बच्चों E इज इक्वल टू 0. E की वैल्यू क्या है? 0 होगी. ओके. अब इनको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. ये केस समझा रहा हूं पहले. ये कौन सा केस है? इस केस में बॉडीज स्टिक टुगेदर
to move with common velocity after collision. कोलिजन के बाद दोनों बॉडीज चिपक जाएंगी और वो साथ में मूव करेंगी. इसका क्या एग्जांपल हो सकता है? आप च्युइंगम खा रहे हो, वो आपने च्युइंगम निकाली और आपने किसी एक मूविंग ऑब्जेक्ट पे फेंक दी, तो वो च्युइंगम जाके अगर उस पे चिपक गई तो नाउ दैट कोलिजन इज व्हाट? Perfectly inelastic कोलिजन. समझ में आ रही है बात? Yes, sir. आपने है ना क्या कहते हैं, एक मूविंग कार है, उस पे शूट किया, बंदूक चलाई, तो जो बुलेट निकली वो अंदर जाके उसमें अटक गई कार के अंदर, और वो कार और बुलेट क्या कर रहे हैं अब? नाउ दे आर मूविंग विद कॉमन वेलोसिटी. समझ में आई बात? Yes, sir. गीली मिट्टी होती है, उस गीली मिट्टी को उठाया और एक मूविंग ऑब्जेक्ट पे फेंक दिया, तो वो गीली मिट्टी क्या इजीली चिपक जाती है, तो वो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन. परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन एंड नॉर्मल इनइलास्टिक कोलिजन, इन दोनों केस में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता. काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज नॉट कंजर्व्ड. इस वाले केस में काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का कांस्टेंट होता है. तो यही हमारा नेक्स्ट पॉइंट था. इन सम कोलिजन्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम चेंजेस. दिस टाइप ऑफ कोलिजन्स कैन नॉट बी कॉल्ड एज परफेक्टली इलास्टिक. तो परफेक्टली इलास्टिक में कांस्टेंट होता है, राइट? For perfectly elastic collision, kinetic energy of system at the beginning and at the end of impact may remain constant, but not during impact. अब ये एक important चीज है, before and after and during. ये पार्टिकल है, right? Yes, Before. sir. ये पार्टिकल है after. और ड्यूरिंग के टाइम पे क्या होगा? ड्यूरिंग के टाइम पे ये मैंने लिया स्पॉन्ज बॉल. ओके, अब ये स्पॉन्ज बॉल जब कोलाइड करेगी किसी से, तो देखना बच्चे होगा क्या यहाँ पे? ड्यूरिंग कोलिजन देख रहा हूं. पार्टिकल वन एंड पार्टिकल वन, ठीक है? ड्यूरिंग कोलिजन में, और ऐसा क्या होता है विच लीड्स टू परफेक्टली इलास्टिक, इनइलास्टिक एंड परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन? ऐसा क्या है कि है ना तीन अलग अलग टाइप के कोलिजन हो रहे हैं, तो उसका मैकेनिज्म समझा रहा हूं. जब कोलाइड कर रहे हैं उस टाइम की बात करते हैं, तो कोलिजन के दौरान ऑब्जेक्ट अपना शेप चेंज करता है. स्पॉन्ज बॉल तो इजीली आपको दिख जाएगा. ड्यूरिंग कोलिजन क्या होगा? जो स्पॉन्ज बॉल ऐसे थी वन, वो कैसे हो जाएगी ड्यूरिंग कोलिजन? ड्यूरिंग कोलिजन ऐसा हो सकता है कि उसका शेप डिस्टॉर्ट हो जाए, ऐसा ड्यूरिंग कोलिजन. Yes, sir. ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इधर वाले सरफेस पे फोर्स लगा है. अब जब फोर्स लगा है तो इसके शेप में चेंज आया है. कब आएगा शेप में चेंज? ड्यूरिंग During कोलिजन. collision. अब ड्यूरिंग कोलिजन शेप में चेंज आया. शेप में चेंज आया तो वहां पे जो पार्टिकल्स थे, इंट्रामोलिकुलर इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो था वो चेंज होगा शेप में चेंज आया तो, करेक्ट? Yes, sir. इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस चेंज होता है तो दैट लीड्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. अगर सेपरेशन सेम रहे तो पोटेंशियल एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर सेपरेशन चेंज आ गया तो उससे क्या आता है? पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आता है. पोटेंशियल एनर्जी मैंने आपको बताया बहुत टाइप के होते हैं, जब मैंने पढ़ा था. वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स का नेगेटिव इज पोटेंशियल एनर्जी, राइट? तो Yes. अलग अलग फोर्सेस के अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी होते हैं. तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बीच में जो फोर्स होता है, उसमें वो लगेगा नॉर्मल रिएक्शन के कारण, उसमें चेंज आएगा, और नॉर्मल रिएक्शन में के कारण उसमें चेंज आएगा, तो उनके सेपरेशन में चेंज आएगा. सेपरेशन में चेंज आया मतलब डिस्प्लेसमेंट हो गया. डिस्प्लेसमेंट हो गया तो वहां पे क्या आएगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा, करेक्ट? Yes, sir.
जैसे कि स्प्रिंग है, स्प्रिंग में क्या होता है, आप उसको इलोंगेट करते हो उसका शेप चेंज होता है, तो शेप चेंज होने के Yes. कारण, इलोंगेट होने के कारण उसके अंदर क्या आ जाता है, पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है, राइट? Yes, sir. वैसे ही ऑब्जेक्ट्स जब कोलाइड करते हैं तो उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस या सेपरेशन चेंज होता है, तो दैट लीड्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो वो पोटेंशियल एनर्जी कहां से आई? जो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी थी उससे ही आई होगी, करेक्ट? Yes, sir. अब शेप चेंज हुआ है इफ आफ्टर कोलिजन object is able to regain its shape perfectly. कोलिजन के बाद क्या कर सकता है? अगर ऑब्जेक्ट परफेक्टली रीगेन कर लेता है, दैट मींस वापस पोटेंशियल एनर्जी सेम हो गई। दीप्ति, Yes, sir. उसके बाद अगर वो वापस सेम आ गया है तो जो भी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया था वो वापस गायब हो जाएगा। Yes. अगर वो वापस गायब हो गया तो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? वापस Kinetic. काइनेटिक में हो गई। समझ में आई बात? Yes, तो sir. ऑब्जेक्ट अगर ऐसे केस में जो कोलिजन होता है उस कोलिजन को कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। Elastic. आई क्या बात समझ में? Yes, sir. है ना? सर हाँ निशिम। तो जो शेप डिस्टॉर्ट हो रहा है मतलब स्पॉन्ज बॉल में समझ में आ जाता है, लेकिन कुछ रिजिड ऑब्जेक्ट हुआ तो उसमें तो नहीं हो सकता ना। हाँ तो उसमें होता भी नहीं है, आपने देखा होगा। आप को मतलब आप रोड पे चल रहे हो, पीछे से आपको किसी ने कार ने टक्कर मार दी तो आपके अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है, हड्डी टूट गई आपकी। दो कार भिड़ गए तो आपने देखा होगा उन दोनों की शेप में चेंज आ जाता है, तो दैट इज नॉट इलास्टिक कोलिजन। बट यही चीज मैं अभी और एग्जांपल दे रहा था, अगर अपन है ना पूल टेबल या स्नूकर टेबल पे देखें तो दोस कोलिजन आर क्लोज टू इलास्टिक कोलिजन। वैसे तो रियल लाइफ में नथिंग इज इलास्टिक इस तरीके से देखा जाए तो, बट दोस कोलिजन आर टर्म्ड एज क्लोज टू इलास्टिक कोलिजन। उसमें क्या हो रहा है, शेप रिजिड ऑब्जेक्ट जो है वो बॉल्स का, वो क्या होता है, वो चेंज नहीं होता। अगर आप है ना मतलब नेकेड आई से देखोगे तो चेंज नहीं होता, बट अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके देखोगे तो बहुत छोटा सा उसमें कुछ चेंजेस आते हैं। चेंजेस कैसे आते हैं ये कैसे समझ में आएगा? आप देखोगे सेम बॉल से खेलते रहो 5-6 साल के बाद वहां पे है ना वो बॉल के शेप में सिग्निफिकेंट डिफरेंस दिखने लग जाता है, मतलब नेकेड आई से दिखने लग जाता है, या फिर वो बॉल जो बहुत ज्यादा स्लिपरी होती है वहां पे फ्रिक्शन आ जाता है घिसकर। तो वो यस सारी यस, चीजें कह रहे हैं। तो अभी अपन समझ। थोड़ा सा थ्योरेटिकल देखेंगे। उस थ्योरेटिकल में मुझे ये दिख रहा है, स्पॉन्ज बॉल का अगर मैंने एग्जांपल लिया तो स्पॉन्ज बॉल में भी जरूरी नहीं है स्पॉन्ज बॉल की एग्जैक्टली सेम है ना शेप रीगेन करे, बट आई एम अज्यूमिंग अगर इफ इट इज एबल टू रीगेन एक्चुअल शेप तो उसे हम क्या कहते हैं, परफेक्टली इलास्टिक। यस क्यों यस, कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक? क्योंकि वही पोटेंशियल एनर्जी वापस काइनेटिक में कन्वर्ट हो में गई, कन्वर्ट हो जाता है। यस। है ना? अगर डिफॉर्मेशन रह गया दीप्ति तो और निशिम चलो निशिम माइक लोअर योर हैंड। दीप्ति अगर डिफॉर्मेशन रह गया तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल में कन्वर्ट रहेगा ही रहेगा, Yes, sir. मतलब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगा। Yes. तो यही मेरा पॉइंट था। अगर आप यहाँ पे कुछ कोलिजन्स में नहीं रहता उनको परफेक्टली इलास्टिक नहीं कह सकते, और जिनमें रहता है उनको परफेक्टली इलास्टिक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उनमें शेप में चेंज नहीं आया। क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. राइट। अथर्व आपने पूछा सर इज कोलिजन ऑफ रबर इज इलास्टिक? जरूरी नहीं है, पता नहीं। रबर के कोलिजन में रबर टूट भी जाता है, अगर नहीं टूटेगा शेप एग्जैक्ट रहेगा तो इलास्टिक रहेगा। तो वो आपको देंगे, कुछ कुछ पैरामीटर्स बताएंगे। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? ओके दित्ती, नेक्स्ट पॉइंट, इफ कोलाइडिंग पार्टिकल्स stick together to move with common velocity,
This type of collision is known as perfectly inelastic collision. In this process, sometimes kinetic energy is completely lost. पूरी की पूरी kinetic energy lose हो सकती है. कैसे? आपके सामने आप जिस टेबल पे बैठ के पढ़ रहे हो उसके वहां पे एक वॉल है, आपने च्युइंगम उठाई, वॉल तो स्टेशनरी था, उस च्युइंगम को जाके फेंक दिया तो वॉल पे चिपक गई वो. तो पहले ऑब्जेक्ट क्या क्या थे? एक च्युइंगम थी और एक वॉल थी. बाद में क्या हुआ? वो च्युइंगम वॉल पे अटक गई, राइट? तो उसके पास Yes, काइनेटिक sir. एनर्जी इनिशियल थी, इसकी तो जीरो थी. अब यहाँ पे Yes. दोनों की जीरो है, तो पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई बच्चे ऐसे केस में? Lost. समझ में आई बात? Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल इन ड्रॉपिंग अ स्टोन इनटू अ मड, वो भी एक एग्जाम्पल है. The stone loses its kinetic energy. Sometimes kinetic energy is fractionally lost. For example, collision of bullet with hanging target. Hanging target वाले केस में क्या होता है? उसमें जाके घुस गई बुलेट, Yes, ये sir. हमारा हैंगिंग टारगेट है, बुलेट आई और उसमें घुस गई और उसके बाद ये क्या करेगा? साथ में मूव करने लग जाएगा, राइट? Yes, sir. तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में क्या है? ऑब्जेक्ट स्टिक टुगेदर टू मूव विद कॉमन वेलोसिटी. ये क्लियर है? Yes, sir. नेक्स्ट, जस्ट 1 मिनट. द्वितीय फ्रीज हो गया, मैं रिकनेक्ट कर रहा हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट. Yes, sir. द्वितीय आवाज आ रही है? Yes, sir. 1 सेकंड, बस ये स्क्रीन फ्रीज जो है हट जाए. हाँ देती, जी Yes, पॉइंट sir. में क्या दे रखा है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी जस्ट आफ्टर कोलिजन, जिसको वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन भी कहते हैं. रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या है? और पार्टिकल 1 की विद रिस्पेक्ट टू 2 या पार्टिकल 2 की विद रिस्पेक्ट टू 1, Yes, sir. तो वही वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगी, क्योंकि आफ्टर कोलिजन उसी की वेलोसिटी की वजह से दोनों अलग अलग मूव कर रहे होंगे. Yes. दैट मे और मे नॉट बी इक्वल टू बिफोर कोलिजन. जरूरी नहीं जरूरी नहीं है. क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल पार्टिकल्स का तो मोमेंटम कंजर्व नहीं हो रहा ना, सिस्टम का कंजर्व हो रहा है. Yes, एंड sir. मोमेंटम इज व्हाट? m1 v1 plus m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 plus m2 u2, राइट? तो कहीं Yes. पे भी ये जरूरी नहीं है कि v1 u1 के इक्वल हो, कुछ भी हो सकता है, राइट? तो Yes. ये वही कह रहे हैं, मे और मे नॉट बी सेम. क्लियर है पॉइंट? Yes, sir. यहां तक किसी को कोई डाउट? ओके. क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिजन्स. फर्स्ट टाइप होता है हमारा वन डायमेंशनल या हेड ऑन कोलिजन, या इसे कहते हैं हम डायरेक्ट कोलिजन. इसमें क्या होता है? कोलिजन इन विच
द पार्टिकल्स मूव अलोंग सेम स्ट्रेट लाइन बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, जो मैंने बताया, ठीक है। दूसरा होगा टू डायमेंशनल कोलिजन और ऑब्लिक कोलिजन, कोलिजन इन विच पार्टिकल्स मूव इन सेम प्लेन एट डिफरेंट एंगल्स बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। तो उसका मैं फिगर बता देता हूं आपको, ऑल दो उसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। एक पार्टिकल है, यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, ये जा रहा है v1 वेलोसिटी से इधर, ठीक है। यस सर। दूसरा पार्टिकल है, पार्टिकल 1, पार्टिकल 2, ये जा रहा है इधर v2 वेलोसिटी से। प्रॉपर्ली बनाता हूँ, पार्टिकल 1 u1 से जा रहा है, पार्टिकल 2 u2 से आ रहा है। कुछ देर के बाद पार्टिकल 1 यहाँ पहुंचेगा जो इधर जा रहा था, और पार्टिकल 2 यहाँ पहुंचेगा जो यहाँ था, ठीक है। ये कोलाइड करेंगे। यस सर। अब कोलाइड करेंगे तो हमारा लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या रहेगा? लाइन ऑफ इम्पैक्ट ऐसा कुछ रहेगा। यस। लाइन ऑफ इम्पैक्ट कुछ ऐसा रहेगा। तो इसी लाइन में हमारा नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, इस पे उधर और इस पे इधर, यस करेक्ट। सर। अब और ये लाइन हमारी कॉमन टेंजेंट हो जाएगी, करेक्ट। अब यस सर। हमारा मोमेंटम कंजर्व होगा कहां पर? कमेंट, सॉरी अभी दोनों जगह, हाँ, दोनों जगह होगा। सिस्टम यस का तो दोनों जगह, और पार्टिकल का कौन हाँ, सी जगह? कंसर्व होगा कॉमन टेंजेंट। वेरी गुड। तो इस तरह के कोलिजन्स को हम क्या कहते हैं? ऑब्लिक कोलिजन। पब्लिक। इसमें क्या हो रहा था, सेम डायरेक्शन में नहीं जा रहे, उसके बाद पार्टिकल 1 कुछ आपने हिट किया तो पार्टिकल 1 ऐसे जा सकता है। पूल टेबल पे देखा होगा आपने, ऐसे कोलाइड करा दिया एक बॉल को तो वो बॉल का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, पहले ऐसे जा रही थी अब ऐसे जा रही है, करेक्ट। और यस। बॉल 2 कुछ है ना इस तरह से जा रही है। तो ये कोलिजन क्या है हमारे? ऑब्लिक कोलिजन है। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। इन कोलिजन में हमें क्या दिख रहा है? इन कोलिजन में हमें सिर्फ इतना से सिंपल चीज ध्यान रखनी है, सिस्टम का मोमेंटम कहाँ कंजर्व होगा? लाइन ऑफ इम्पैक्ट और कॉमन नॉर्मल। पार्टिकल्स का कहाँ होगा? कांस्टेंट अलोंग कॉमन टेंजेंट। तो हम क्या करेंगे, इन डायरेक्शंस पे इनकी वेलोसिटीज निकालेंगे, कंपोनेंट निकालेंगे, करेक्ट। यस सर। जैसे कि अगर ये u1 था और ये कॉमन टेंजेंट है, ये एंगल θ1 है, तो u1 cos θ1 इज u कॉमन टेंजेंट। ये बात समझ में आई क्या? यस सर। सेम चीज u2 के लिए निकाल सकते हैं हम। ये जिस भी बच्चे ने लिखा है JLG यश, रेज हैंड करो अगर आपको कोई डाउट है। तो ये कौन सा है JLG यश? बोलो बच्चे क्या बोलना है? कांट ऑन माइक, ओके ठीक है। तो बच्चे कॉमन टेंजेंट में मोमेंटम क्यों कंजर्व हो रहा है ऑब्जेक्ट का? क्योंकि कॉमन टेंजेंट में फोर्स नहीं लग रहा। फोर्स तो नॉर्मल रिएक्शन ही है, तो नॉर्मल रिएक्शन तो परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट के, तो फोर्स का कोई कंपोनेंट नहीं आएगा टेंजेंट पे, और टेंजेंट पे कोई फोर्स नहीं लगेगा तो मोमेंटम चेंज नहीं होगा, क्योंकि मोमेंटम चेंज एफ एक्सटर्नल या फिर इम्पल्स के कारण आता है। आई बात समझ में? दित्ती यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यश अगर आपको समझ में आ गया यस, हाँ तो प्लीज लोअर योर हैंड। नेक्स्ट इज ऑन बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, जो मैंने सिखा दिया अभी आपको। हम क्या कह सकते हैं, तीन टाइप के होते हैं।
collision in which kinetic energy before and after collision remain same. Collision in which total kinetic energy before and after collision does not remain same. Collision in which particles stick together after collision and loss of energy is maximum. तो ऐसे केस में हमारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा. समझ में आई क्या बात? यस सर. किसी बच्चे को कोई डाउट? ओके. नेक्स्ट क्या है दीदी? लाइन ऑफ इम्पैक्ट. द लाइन ऑफ इम्पैक्ट इज द लाइन along which impulsive force acts on the body or impact takes place. Impulsive force कौन सा होगा? नॉर्मल रिएक्शन होगा. तो जिस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लगेगा उसी डायरेक्शन में आपका लाइन ऑफ इम्पैक्ट आएगा. क्या बात समझ में आई? यस सर. ओके. लाइन ऑफ इम्पैक्ट बनाने के दो तरीके हैं. Let two bodies 1 and 2 collide. First of all, find the point of contact just before the collision. Draw a straight line passing through the point of contact of the body along the surface of collision. This is known as common tangent. So basically ये एक बॉडी है. अब अगर मेरा पॉइंट ऑफ कोलिजन ये है, पॉइंट ऑफ कोलिजन, तो हमारा कॉमन टेंजेंट कौन सा होगा? दीप्ति मेरी आवाज आ रही है? यस सर. थोड़ा क्रैक हो रहा था. मैं ये कह रहा हूं कि अगर ऑब्जेक्ट पे ये पिंक डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा पॉइंट ऑफ कोलिजन, तो हमारा कॉमन टेंजेंट कौन सा होगा दीप्ति? ये होगा जो मैंने बनाया. यस सर. तो अगर ये हमारा कॉमन टेंजेंट है तो मेरा लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या होगा? परपेंडिकुलर टू दिस. ये लाइन मेरा लाइन ऑफ इम्पैक्ट होगा. करेक्ट? यस सर. ऐसे ही अगर मेरा पॉइंट ऑफ कोलिजन ये है तो मेरा कॉमन टेंजेंट क्या होगा बच्चे? ये मेरा कॉमन टेंजेंट हो जाएगा. यस सर. तो मेरा लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या होगा बच्चे? परपेंडिकुलर टू कॉमन टेंजेंट. ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट हो जाएगा. यस सर. ऐसे ही अगर मैं ऊपर बना दूं कोई पॉइंट कि मेरा यहां पे पॉइंट ऑफ कोलिजन है, तो मेरा कॉमन टेंजेंट हमारा बन जाएगा ये. तो अकॉर्डिंगली हमारा नॉर्मल रिएक्शन या फिर लाइन ऑफ इम्पैक्ट लगेगा इस डायरेक्शन में. आई क्या बात समझ में? यस सर. ओके. सर फॉर सिंपल कैलकुलेशन वी कंसिडर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स, राइट? अभी स्फेरिकल बता रहा हूँ. ऑब्जेक्ट में जैसा होगा, मतलब क्वेश्चन में जैसा होगा वैसा लेना, बट 99% केसेस में स्फेरिकल ही होंगे ऑब्जेक्ट्स. तो पॉइंट नंबर 1 था, तो यही था, ड्रॉ स्ट्रेट लाइन passing through point of contact along the surface of collision. This is known as common tangent. After drawing common tangent, draw normal to the tangent at that point. This normal line is known as line of impact. कोई डाउट? नो सर. ओके. लाइन ऑफ इम्पैक्ट का फंडे बता ही चुका हूँ. नॉर्मल रिएक्शन लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे लगेगा, तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे ही मोमेंटम चेंज होगा पार्टिकल्स का. ठीक है. अब एक न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन होता है, वो क्या कहता है? V12N. V12N क्या डिनोट कर रहा है? कंपोनेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कोलिजन अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट.
तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे आफ्टर कोलिजन क्या रिलेटिव वेलोसिटी है, उसे हमने कहा है v1 to n. दैट वेलोसिटी इज आल्सो नोन एज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट. ओके, Yes, तो sir. अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये v1 to n डिनोट कर रहा है. सिमिलरली u1 to n क्या है, component of relative velocity just before collision along line of impact. Before collision along line of impact जो भी component of velocity है, component of relative velocity है, उसको हम कह सकते हैं velocity of approach. उसी velocity से approach करेगा particle दूसरे particle को, correct? Yes, sir. उसको relate कर रखा है v1 to n is equal to minus of e times u1 to n, where this e is known as coefficient of restitution. this जिस e की वैल्यू मैंने लिखी थी ना 0 1 और 1 से 0 के बीच में, वो Yes. क्वांटिटी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है. ठीक है, इसको विदाउट डेरिवेशन यूज करते हैं, तो इस तरीके से रिलेट कर रखा है. आई क्या बात समझ में? Yes, sir. ये e क्या है, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप मास ऑफ ऑब्जेक्ट बट डिपेंड्स ऑन मटेरियल. फॉर अ गिवन पेयर इट इज कांस्टेंट. ओके, इलास्टिक कोलिजन में e की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी. For perfectly inelastic collision, E is equals to what? 0. For inelastic collision, E की वैल्यू क्या होगी, 0 और 1 के बीच में. Yes, sir. Definition of E can be applied only along line of impact, क्योंकि वो डिफाइन कहाँ किया गया है, along line of impact. समझ में आ रही है क्या बात? तो ये जो Yes. चीज आप लिखते हो, this is only applicable along line of impact. क्लियर है फंडा? Yes, sir. ओके, तो मैं क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक समझा रहा हूँ आपको अब आगे, जो मैं बुकलेट के थ्रू भी समझाऊंगा. हमें क्वेश्चंस पे क्या होता है, इक्वेशंस फॉर्म करनी होती है, राइट? और Yes, sir. इक्वेशन फॉर्म करके हमें क्या करना होता है बच्चे, जो भी वेरिएबल्स है उनको निकालना है. तो Yes. इक्वेशंस कहाँ कहाँ से बनेंगी? इक्वेशन 1 जो हमारी बन सकती है वो है मोमेंटम सिस्टम इक्वल्स टू कांस्टेंट अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट. क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. इक्वेशन 2 मोमेंटम पार्टिकल is equals to constant along common tangent. करेक्ट? Yes, sir. स्मूथ सरफेसेस के केस में होता है, क्योंकि अगर स्मूथ नहीं होंगे सरफेस तो फ्रिक्शन लगेगा. वो भी मैं पढ़ाऊंगा आगे डिटेल में. अभी बस मैं स्मूथ लिख रहा हूँ. कोई बच्चे को डाउट आएगा सर स्मूथ क्यों लिख रहे हो, तो स्मूथ इसलिए लिख रहा हूँ बच्चे कि अगर सरफेस स्मूथ नहीं होगा तो कॉमन टेंजेंट पे फ्रिक्शन लग जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन परपेंडिकुलर टू नॉर्मल रिएक्शन लगता है, Yes, sir. तो वहां पे वो लग जाएगा. तो अगर फ्रिक्शन लग गया तो फ्रिक्शन अगेन क्या बन गया, एक्सटर्नल फोर्स बन गया. External force. और एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स विल चेंज मोमेंटम. करेक्ट? Yes, sir. क्या यहाँ तक बात समझ में आई? Yes, sir. 2 इक्वेशन यहाँ से फॉर्म हो जाएंगी. ठीक है, तीसरी इक्वेशन हम कहाँ से फॉर्म कर सकते हैं बच्चे? इक्वेशन 3 v1 to n is minus e times u1 to n, राइट? n लिख रहा हूं मतलब ये कहां पर, along line of impact. That is v1 minus v2 is minus e times u1 minus u2, Yes, sir. right? Or e is equals to v2 minus v1 upon u1 minus u2. यहां तक बात समझ में आई? Yes, sir.
किसी बच्चे को कोई डाउट? ओके, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा दीप्ति, एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं क्या हम? Am I audible to you? हाँ, आवाज तो आ रही है। हाँ दीप्ति, एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं क्या? यू आर नॉट ऑडिबल टू मी। मेरा फ्रीज तो नहीं हुआ है। हाँ, मेरे अकॉर्डिंग तो फ्रीज नहीं हुआ है। बच्चों मैसेज चैट पे रिप्लाई कर दो, एम आई ऑडिबल टू यू। मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं हुआ है ये। चल रहा है सर आपका? हाँ ठीक है। दीप्ति माइक एडजस्ट करो, अभी आवाज तो नहीं आ रही आपकी। ओके, इक्वेशन 4 काइनेट नहीं आ रही बच्चे, रिकनेक्ट करो दीप्ति। मैं वेट कर रहा हूँ, फटाफट डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट करो। दीप्ति आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ अब अभी आई थी, नहीं आ रही। डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट करो बच्चे। हाँ ओके सर। नहीं अब आ रही आवाज। ओके सर बोला आपने, आवाज आई। ओके। हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी हम कंजर्व कर सकते हैं, राइट? यस सर। बट कहाँ पर? कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी मैं सिस्टम का कर देता हूँ कांस्टेंट यस सर। फॉर इलास्टिक कोलिजन ओनली। आई क्या बात समझ में? यस सर। है ना, क्योंकि उसमें ही कंजर्व रहता है। यस। हाँ ध्रुव, आपने रेज हैंड किया, कोई डाउट? हेलो सर। सर हाँ एक सेकंड, ये पेज चाहिए था। डन सर। ओके, तो इस तरीके से हम इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं, है ना? तो मैं यहाँ पे था, कॉमन सिचुएशंस बता रहे हैं, देखते जाना दीप्ति। यस सर। U2 U1 बिफोर कोलिजन, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा? U1 माइनस U2 होगा। यस। आफ्टर कोलिजन ये V1 से जा रहा है और ये V2 से जा रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना होगा? V2 माइनस V1 होगा। यस सर। करेक्ट? एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, तो बिफोर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना होगा? U1 प्लस U2। यस। एंड आफ्टर कोलिजन अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो V2 प्लस V1। यस करेक्ट? सर। क्योंकि वेक्टर फॉर्म में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों ऐड हो जाएंगे, यस। राइट? इस केस में ये रेस्ट पर है, ये आ रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच U1 हो गया। और अगर Yes. ये रेस्ट पे ही रहा, या रेस्ट पे नहीं, इन्होंने तो इस पे मूव करा दिया, तो बच्चे दिख रहा है आपको, ये V2 इधर है और V1 इधर है। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट हमारा कौन सा होगा? लाइन ऑफ इम्पैक्ट मेरा ये होगा, राइट? Yes. हाँ। ये मेरा V2 है, ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पे मेरी वेलोसिटी कितनी आएगी? V2 sin थीटा। Yes sir. एंड दिस इज माय लाइन ऑफ इम्पैक्ट, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, दिस एंड दिस। Yes sir. अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में तो मैं क्या लिख सकता हूँ? V1 प्लस V2 sin थीटा। क्या ये बात समझ में आई? Yes. बोलो ध्रुव। सर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस क्यों नहीं हो रहा है? भगवान ने बोला क्योंकि भाई अरे माइनस सर। हो रहे ऑपोजिट डायरेक्शन में, सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। सेपरेशन हाँ? में तो V1 वेक्टर माइनस V2 वेक्टर होगा ना, या V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर होगा, करेक्ट? हाँ सर। हाँ तो हाँ। जब वेक्टर फॉर्म में सब्ट्रैक्ट करोगे तो ऑपोजिट डायरेक्शन में तो ऐड होते हैं ना। हाँ सर समझ।
दित्ती नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये पार्टिकल है, ये रेस्ट पर है। दित्ती यस सर। एम ऑडिबल टू यू? हाँ। तो अब जब ये कोलाइड करेगा यहाँ पर, तो ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये बन जाएगा? यस। नहीं, लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये बनेगा। क्यों? क्योंकि आपका ये कॉमन टेंजेंट होगा। जब हाँ, कोलाइड कॉमन है। करोगे तो ये चीजें Yes. आपको ध्यान रखनी है। समझ में आ रही है बात? यस सर। ये आपका कॉमन टेंजेंट होगा। अगर ये कॉमन टेंजेंट है और यहाँ पे ये u1 से जा रहा है, तो ये u1 था, ये थीटा था, तो यहाँ पे कितना आया? u1 साइन थीटा। यस सर। तो बिफोर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज u1 साइन थीटा, राइट? यस सर। इस केस में इन्होंने केसेस गायब कर दिए हैं कुछ। अब ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की बात कर रहे हैं या अप्रोच की बात कर रहे हैं कुछ केसेस में, और कुछ केसेस में सेपरेशन की बात कर रहे हैं। जो भी एक है, यहाँ पे भी अगर मैं देखूंगा तो जब ये कोलाइड करेगा, तो ऐसे कोलाइड करेगा बच्चे, यस सर। कोलाइड करेगा तो ये हमारा वापस कॉमन टेंजेंट बन जाएगा। यस सर। तो हमारा अकॉर्डिंगली लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या हो जाएगा? इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो अगर मेरा ये u1 था तो ये थीटा होगा, तो इधर क्या आएगा? u1 cos थीटा, यस सर। राइट? और ये भी थीटा होगा, तो इधर क्या होगा? u2 साइन थीटा, करेक्ट? यस सर। u1 cos थीटा नीचे आएगा एंड u2 साइन थीटा ऊपर आएगा, करेक्ट? तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऐसे केस में क्या आएगा? u1 cos थीटा प्लस u2 साइन थीटा। आई क्या बात समझ में? यस सर। किसी बच्चे को कोई डाउट? तो अगर आप ब्रॉड वे में देखो तो कोलिजन के बारे में मैंने चीजें बता दी हैं आपको कि क्या क्या करना है, कंजर्वेशन किस में करना है, ई की वैल्यू क्या लिखनी है, राइट? बट इनको डिटेल में एक एक करके और मैं आपको बताऊंगा। बाकी थियोरेटिकली अगर आप देखोगे तो मैं जो चीजें मैंने पढ़ाई है उसको ही मैं घुमा फिरा के बोलने वाला हूँ, ठीक है? तो लेट्स मूव यस सर। अहेड। अब डिटेल में एक एक करके इक्वेशंस देख लेते हैं, एक एक करके कोलिजन्स पे, जो कि हमारा स्टार्ट होता है हेड ऑन कोलिजन से। जस्ट 1 मिनट। ओके दीप्ति, यस सर। तो अब अपन बात कर रहे हैं हेड ऑन कोलिजन की। वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन देखे और वेलोसिटीज बिफोर कोलिजन देखो, ठीक है? आप जो मैंने बताया इक्वेशन कौन कौन सी बना सकते हो? इक्वेशन बना सकते हो, एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, यस सर। तो m1 u1 वेक्टर प्लस m2 u2 वेक्टर m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर। क्योंकि कोलिजन हेड ऑन है तो हमें परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, एक ही लाइन में, करेक्ट? यस सर। तो उसके कंपोनेंट निकालने की जरूरत ही नहीं है, करेक्ट? उसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं सिंस ऑल मोमेंटम आर यूनिडायरेक्शनल, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। इक्वेशन 2 कहां से आएगी? न्यूटन्स
लॉ ऑफ कोलिजन से, इज v1 minus v2 upon u1 minus u2 with a negative sign. तो v1 minus v2 is e times u2 minus u1. करेक्ट? अब Yes, मेरे sir. पास दो इक्वेशन, दो अननोन है. Yes. अननोन क्या है? v1 v2. V1, V2. तो इनको सॉल्व करके ये फॉर्मूले बनते हैं, जो बहुत ही गंदे फॉर्मूले हैं. याद करोगे तो अच्छा रहेगा, बट नहीं भी करोगे तो भी काम चल जाएगा आपका. So तब means आपको बस derive इक्वेशंस कर को लेंगे लेके ना? सॉल्व कर ही लोगे, राइट? Yes, sir. हाँ. तो ये बहुत गंदे फॉर्मूलेज हैं, इनको याद करना चाहो तो कर सकते हो, बट जरूरत नहीं है वैसा. ओके, तो अपन एक Yes. सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. आप लोगों के सामने मैंने एक क्वेश्चन हाईलाइट कर रहा हूँ, उसको सॉल्व करना है. तो आपको एक फील आ जाएगी कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ. An iron ball A collides with another stationary ball B if the ratio of radius of ball is 2 n equal to 2. Find the ratio of their speed just after the collision. E की वैल्यू 0.5 दे रखी है. नहीं यार, अभी मत करो ये अभी मत करो, ये तो मैं बताऊंगा क्योंकि इन्होंने 0.5 दिया है ना. ठीक है, चलो मैं ही समझा देता हूँ इसमें. दीप्ति, Yes, sir. यहाँ पे हमें क्या क्या दे रखा है? बॉल ए कोलाइड्स विद अनदर स्टेशनरी बॉल. Yes, sir. अगर स्टेशनरी बॉल है तो मुझे एक बात बताओ, पहली वाली बॉल ए मूव कर रही है, यूए आएगा, Yes, sir. यूबी कितना होगा? 0. 0 होगा. वेरी गुड, है ना? दोनों आयरन बॉल लिया है तो मास निकालने पड़ेंगे. Yes, तो sir. बेसिकली वो रेडियस का रेशियो किस लिए दे रखा है? मास के लिए दे रखा है. तो m1 कितना लिख सकता हूं? 4/3 पाई r क्यूब इंटू 2, राइट? Yes, sir. m2 कितना होगा? 4/3 पाई r2 क्यूब इंटू 2, Yes. करेक्ट? अब मुझे दे रखा है r1/r2. if the ratio of radius of ball is 2, ये बता नहीं रखा. r1/r2 दे रखा है, r2/r1 दे रखा है. मान लो r1/r2 आपको या r2/r1 आपको 2 दे रखा है. तो यहां से मैं अगर निकालूंगा तो m2/m1 कितना आ जाएगा बच्चे? Sir? यार मेरे यहाँ लाइट चली गई. इंटरनेट आवाज आ रही है ना? Yes, sir. ठीक है, मैं रिकनेक्ट कर रहा हूँ. एक बार ये लाइट गई थी, जस्ट गिव मी अ मिनट. हाँ दीप्ति, अभी आवाज आ रही होगी. Yes, sir. हाँ बच्चे, मैं ये एक्सप्लेन कर रहा था कि m1 और m2 के इन रिलेशन से m1/m2 r1/2 क्यूब सॉरी r1/r2 का होल क्यूब लिख सकता हूँ. Yes, sir. और अगर r2/r1 मुझे 8 दे रखा है तो m2/m1 कितना आ जाएगा? सॉरी, r2/r1
2 दे रखा है तो m2/m1 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, यस सर, राइट। तो मेरे लिए क्या क्या चीजें हो गई, मासेस का रेशियो आ गया, उसके अलावा इस क्वेश्चन में ई की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, 0.5, 0.5, यस सर, ठीक है। आपसे पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स जस्ट आफ्टर द कोलिजन, रेशियो ऑफ देयर स्पीड मतलब v1/v2 पूछा है। यस सर, तो मैं इसके लिए क्या क्या इक्वेशन लिख सकता हूँ, एक इक्वेशन लिख सकता हूँ m इंटू यू ए के लिए प्लस 0 इज इक्वल टू m इंटू v1 प्लस 8m इंटू v2, करेक्ट। यस सर, तो u आ गया मेरा v1 प्लस 8v2, इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन मैं लिख सकता हूँ, ये मोमेंटम कंजर्वेशन से लिखी थी मैंने, दूसरी इक्वेशन क्या लिख सकता हूँ, E इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, तो 0.5 इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन u, यस सर, तो यहाँ से v2 माइनस v1 कितना आ गया, 0.5 u आ गया। यस, दो इक्वेशन दो अननोन, रेशियो आ जाएगा मेरा, यस सर, u के टर्म्स में आ जाएंगे, उसके बाद रेशियो आ जाएगा, आया समझ में। यस सर। इस तरीके से हम चीजें कर सकते हैं। किसी बच्चे को कोई डाउट, इम्पल्स के बारे में मैंने आपको बताया, इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है। हाँ ध्रुव बोलो। सर उधर मोमेंटम कंजर्वेशन किस पे लगा है? किस पे लगाया है, ऑब्वियसली सिस्टम पे लगाया ना बच्चे, हाँ सर, सिस्टम पे लगाऊंगा ना। देखो एक u से मूव कर रहा है, एक रेस्ट पर था, तो इसलिए m इंटू यू 0, हाँ m इंटू यस, यू प्लस 0, जो हैवी वाला था वो रेस्ट पे था, फिर m इंटू v1 एंड m इंटू v2, सॉरी 8m इंटू v2, 8m राइट। into यस सर। दित्ती इम्पल्स क्या होता है हमारा, इम्पल्स इज, आई एम ऑडिबल टू यू, यस सर, यस। हाँ, इम्पल्स क्या होता है दित्ती, इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम। यस सर, तो जो मैंने अभी नोट्स में स्टार्टिंग में लिखा था, अगर मैं इम्पल्स देखूंगा तो ये क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ndt होगा, यस सर, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, डेल्टा p। यस, और मुझे ये भी पता है कि दोनों पे नॉर्मल रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो दोनों पे इम्पल्स भी अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो यस यही चीज यहाँ पे लिखिए, लीनियर इम्पल्स डिलीवर्ड टू बॉल 2 इज इक्वल टू इम्पल्स ऑफ बॉल 1 ऑन 2 and vice versa. Impulse is what, change in momentum for 2 or change in momentum for 1, जो यहाँ पे लिखा है impulse is change in momentum for 1 equal to change in momentum for 2। क्या ये बात समझ में आई, यस सर, राइट। तो यहाँ से भी हम पुट इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए पॉइंट, यस सर। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। लॉस कैसे निकालोगे बच्चे, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, यस, फाइनल कितना होगा, हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस हाफ m1 v1 स्क्वायर माइनस हाफ m2 u2 स्क्वायर माइनस हाफ m1 u1 स्क्वायर। आई क्या बात समझ में। यस सर, तो इन्होंने उस चीज को सॉल्व करके एक फॉर्मूला बना रखा है u रिलेटिव के टर्म्स में, दैट इज द फॉर्मूला। याद करोगे तो ठीक है, मैं नोट्स पे लिख दूंगा, नहीं तो आप दिमाग लगा के भी कर सकते हो, बिकॉज दीज आर रियली बैड फॉर्मूलाज। मतलब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं होती, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में बहुत फॉर्मूलेज होते हैं, बट उनकी प्रैक्टिस करा देते तो याद हो जाते हैं। इनका Yes. ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होगी, तो याद करोगे तो डेफिनेटली बेटर रहेगा, बट नहीं भी करोगे तो भी काम चल जाएगा। ओके यस, यहाँ तक क्लियर है बच्चों। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे अपन, ये जो भी पढ़ा है अपन ने, राइट।
इन्हीं चीजों को मैं नोट्स में लिख दूंगा प्रॉपरली, और ऑब्लिक कोलिजन के बारे में देखेंगे। तो वो कोलिजन तो वही है, बस ये क्या होगा, कंपोनेंट्स आ जाएंगे। अभी तक क्या था, जो मैंने आज पढ़ा है उसमें कंपोनेंट नहीं लिए थे, ऑल्दो रफ में मैंने जब जो बताया उसमें कंपोनेंट वाला पार्ट भी बताया था आपको। ऑब्लिक कोलिजन मैंने कहीं तो दिखाया था ना। यस सर। सर कहीं पे लिखा है ऑब्लिक कोलिजन, हाँ ये ऑब्लिक कोलिजन है ना, राइट। सर आज शाम को फेयर नोट्स मिल जाएंगे क्या? या शाम का गारंटी नहीं देता, बट मैं रात को लिख तो दूंगा, ठीक है, और रिकॉर्डिंग मैं भी भेज दूंगा, डोंट वरी। सर हम्म, सर अभी बुकलेट हम कहाँ तक सॉल्व कर सकते हैं? मैंने भेजा था ना ग्रुप पे। तो अब वो पुराना होमवर्क था, मुझे एक्सरसाइज 1 के 1 to 30 तक ही हुआ है। उसके आगे भी भेजा था ना मैंने, कुछ तो भेजा था। मैंने कहा कोलिजन को छोड़ के आप एक्सरसाइज 1 पूरी कर लो, ओके सर। ठीक है। यस। किसी को कुछ बोलना है तो रफ पीडीएफ में भेज देता हूँ। हाँ निशिम बोलो।